So, welcome from this platform, and I hope this journey will conclude in success for you all. तो जैसा कि अब इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ ये मौजूद हैं, अब सबका इंट्रोडक्शन तो लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको जो आपके ग्रुप हैं, जो आपके क्लास ग्रुप क्रिएट हुआ है, वहाँ पे देख चुका हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स के लोग अभी ऐड हो रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और इसमें जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इतने में बाय नेम मैं उन्हें बताता जाऊँगा। जिसका मैं नेम लूँ वो ज़रा बताएं कि उनकी लास्ट डिग्री कहाँ से है और किस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। मोहम्मद इमरान सबसे पहले हैं जी। जी सर। सर मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया और मेरी लास्ट डिग्री बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। गुड। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ ओकाड़ा से। और वेरी गुड। करंटली आई एम डूइंग माय मास्टर इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज जी शफाकत। शफाकत के बाद में जी अब्दुल रजाक। यस सर। सर मैंने बीए किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। और सर मैंने एफआई के इंस्पेक्टर के लिए और पंजाब पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं जरा यहाँ आप लोगों के लिए मेंशन कर दूं बेटा। आप में से जो लोग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वो साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी जरूर अप्लाई करें। तैयारी सेम है। और बाज़ दफ़ा ये होता है, जिस तरह के जहन आप लोगों के सामने एग्जांपल है जो आप लोगों को पा के फिर पढ़ाएंगे, उनका इंस्पेक्टर भी हो गया और ये जो उनका है असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी हो गया, देन ही प्रेफर टू गो फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो अगर आपके लिए एलिजिबल हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो गो फॉर बोथ ऑफ देम। होता ये कि जब आपने मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई किया होता है तो आपके पास एक वैरायटी होती है जिसमें भी आपका यू कैन से जरा ज़्यादा अच्छा स्कोप आपको नज़र आ रहा हो, आप फिर उसको बीच में चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज अली। अली के बाद है गुलाम दीन। जी सर, मैं सर पतों की बेसिकली सर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी उकाड़ा यूनिवर्सिटी से की है। मैं वेरी गुड, बेसिकली पतों की के पास एक गांव है, उधर से हूँ सर। वेरी गुड। और उसके बाद मुझे अच्छे वैसे बता दें, एफ आई ए वाले आप में से कौन कौन? डिस्ट्रिक्ट कसूर में आता है। एसएसआई में किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप वैसे मुझे यहाँ कमेंट में लिख के बताएं, आप में से एफ आई ए वाले कौन कौन से हैं जिन्होंने एफ आई ए में अप्लाई किया हुआ? आप सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, अभी जो मैं अब जो मेरे इस सारे आपसे ये चीज़ें पूछने का मेन मकसद था बेटा, वो ये है कि इस टाइम बहुत सारी जॉब्स जो सी हैं वो पाइपलाइन में, और बहुत सारी जॉब्स वो हैं जो आ चुकी हैं। आप लोगों ने एक काम करना है। हमारा ये जो सेशन होगा इसमें दो किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो प्रिपरेशन चल रही होगी, दूसरा जितने भी जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आप इस टाइम जो उनसे इन चीज़ों को फोकस करें। एग्जामिनर यहाँ से सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट जॉब आ रही होंगी उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा कि हम यहाँ पर करते गए। एक चीज दिन में रख लें, किसी भी एक जॉब पे स्ट्रक नहीं होना। आप अगर इस टाइम गवर्नमेंट सर्विस में हैं भी, तो आई विल सजेस्ट यू अप्लाई ऑन एवरी जॉब जो आ रही है। जब तक आपकी एज लिमिट है, आपकी मल्टीपल जॉब की प्रिपरेशन सिर्फ ये एक सेशन से हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इट विल गिव यू अ चांस टू चूज द बेस्ट ऑफ ऑल। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और एफआईए की इस टाइम दो बहुत ही अच्छी सीट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद आगे जो उनसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीट्स आ रही हैं, उसके बाद ये एजुकेटर्स का कोटा है। तो बड़ी लंबी चौड़ी इस टाइम जॉनसी आपके पास एक चॉइस मौजूद है, और उसमें सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड है इज जस्ट वन थिंग आपकी तरफ से। आई नीड वन थिंग, मेक श्योर कि आपकी जो डिवोशन है, मोटिवेशन है, वो इस तरह की हो कि जो आपको बताया जा रहा हो आप करें। आप क्लास में 10 दफा सवाल पूछेंगे, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज अलाउड, आस्क एज मच एज यू कैन, एज यू वांट, एंड देयर विल बी वन डे इन अ वीक जिसको आप वीकली टेस्ट देखेंगे। वो फिर हमारा पूछने का दिन होगा, तब आप सब पाबंद होंगे कि आपने उसके आंसर देने। हमारी जो वर्किंग स्ट्रेटजी है बेटा, वो ये होगी, देयर विल बी अ 5 days classes in a week, and one day will be test day, and one day will be off.
उसके बाद आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ताकि आप में से कुछ लोग जिनकी क्लास कोई मिस हो गई हो, वो लोग वो रिकॉर्डिंग जो उनसे सुन सकते हो। फिजिकल क्लासेस बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, फिजिकल क्लासेस भी होनी है, उसकी इनरोलमेंट जारी है, और प्रोबेबली विद इन 2 to 3 डेज जब उसकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी जिस तरह की ऑनलाइन की पूरी हुई है तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। अदर देन डैट हमारा ऑनलाइन सेशन, अगर एक चीज मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, अभी मेंशन करता हूँ, अगर स्पेसिफिकली तो आपने क्लास लेने के लिए लाहौर से बाहर है और आपने लाहौर में आना है, तो डोंट इंक्रीज बर्डन ऑन योर पेरेंट्स। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आपको वो सब कुछ मिले जो फिजिकल में मिल रहा होता है। हाँ, अगर आप लाहौर में हमारे पास हैं तो हमारी 4 ब्रांचेस, हमें कोई इतराज नहीं, मोस्ट वेलकम, आप आए, जरूर आए। बट हमने ऑनलाइन को अपना स्टार्ट करने से पहले ये चीज मेक श्योर की है कि हम आपको वो चीज बिल्कुल उस तरह डिलीवर करें। बल्कि मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ऑनलाइन हम ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर स्टूडेंट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है। क्लास में तो होता है कि चलें, फिर भी आप जो मैनेजमेंट है उनसे इंटरेक्टेड है। यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैं खुद भी मौजूद हूँ, हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, किस स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई, वो सब कुछ डायरेक्टली टीचर से लिंकेज है। तो ये आपको बेहतर वो बता सकते हैं जिनकी लास्ट वीक क्लासेस शुरू हुई हैं। जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, मैं उन्हें कहूंगा कि आपको पहले जरा थोड़ा सा गाइड करें। कौन से लास्ट वीक वाले स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पे? अवैस यस सर, मोहम्मद अवैस आई एम प्रेजेंट है। प्रेजेंट हैं जी, बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन के साथ। और सर मैं बताता हूँ सर, मैंने एक्चुअली किप्स में भी एक फिजिकल सेशन लिया है, तो सर उससे ज्यादा जो है ना, मुझे यहाँ पे ज्यादा चीजें सर सीखने को मिल रही हैं। चलो दैट वाज माशाल्लाह, अमेजिंग फॉर मी जी सर। सही सही बताना है। हाँ जी सर, एग्जैक्टली वहाँ पे चीजें ये थी कि वाकई सर फेस टू फेस था, लेकिन ये था कि यार ये हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम्म। सर जैसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो सर ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है सर। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। उसकी हाँ जी रीज़न सर, इंशाल्लाह सर। बेटा यही है कि हम लोग यहाँ वी आर नॉट, यू कैन से, मेकिंग एजुकेशन एज अ बिजनेस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल बिलोंग फ्रॉम वेल सेटल्ड सेटअप्स, जो हम लोग सारे जो उनसे खुद भी इसी सर्विस इसी प्रोसेस में होकर गुजरे हुए हैं। तो हमें वो नहीं है कि हमने कोई एक ब्रांड ही बेचना है और उसके लिए हमने कोई कि ये हमारे नोट्स हैं, ये वो हैं, इसको भी परचेज करो और ये भी करो। ये सब कुछ वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा इस इंस्टीट्यूशन को बनाने का मकसद ही ये था कि ये जो स्टूडेंट रुल रहे हैं ना जगह जगह, वो ना रुलें, क्योंकि हम सारे इस फेज से गुजरे हुए हैं। और इवन कि जो मेरा आज का लेक्चर है, मैं हर लेक्चर में ये मेंशन जरूर करता हूँ जब ये फर्स्ट लेक्चर होता है, कि बेटा ये आज का लेक्चर वो है जो हमें नहीं पढ़ाया गया था और मुझे 15 डेज लगे थे प्रीवियस 100 ईयर्स को पढ़ के पूरी दुनिया के सिस्टम को समझने में, कि हाउ द, यू कैन से, ग्लोबल ऑर्डर इज रिवॉल्विंग एंड व्हाई द डायनामिक्स इज चेंजिंग एंड व्हाट आर द प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट जो अभी जो उनसे आ रहे हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और इसके आगे पोस्ट इफेक्ट क्या होंगे। ये चीजें मुझे समझने में 15 दिन लगे थे, जिनको सही तरह 15 दिन का पूरा पूरा दिन पढ़ना कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि जो हमें करना पड़ा है वो आपको ना करना पड़े। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मकसद ही होता है बेटा कि आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर दिया जाए और एफर्ट को एक डायमेंशन दे दी जाए, कि आप मेहनत करें और विद इन लेस टाइम आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हाँ जी सर, लेकिन सर एक ओके। चीज ये है कि हमारा जो ईडीएस का था ना, एवरीडे साइंस का सर, वो हम हम्म। ऐसा फील हुआ कि हमने रैंडमली सा पढ़ लिया है सर, बीच बीच में चीजें हमने स्किप करके। तो अगर वो हम्म। लेक्चर हम इंशाल्लाह सर दोबारा कंडक्ट करवाएंगे सर, आपसे वैसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट। ताला ईडीएस मैं खुद पढ़ाता हूँ वैसे बेसिकली, ठीक है, लेकिन वो ये था कि अभी क्योंकि फॉर्मल क्लासेस अब आप लोग सारे अब इकट्ठे हो गए हैं, हाँ एक जी पूरा सर। कारवान चल पड़ा है, तो अब आपकी मेरे साथ वो क्लास होगी। कल आपको आपका टाइम टेबल मिलेगा। अभी तो एक राइट मतलब सर। एक, यू कैन से, कि जस्ट एज एन इंट्रो सेशन था वो आपका, जिसके साथ डिस्कशन हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अच्छा अब अच्छा तो जी ये कि सर। फॉर्मली जो एक आपका जो सेशन होगा मेरे साथ ईडीएस का भी, इंशाल्लाह उसमें वो भी चीजें वैसे ही कवर होंगी जिस तरह आपने करंट अफेयर को लिया, राइट सर। ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कि इस टाइम कॉपी पेंसिल आप सबके पास है, आपको आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, जो चीज मैं क्लास में लिखवाऊं या इंपॉर्टेंट बताऊं वो आपने फौरन नोट करनी है। इस चीज पे नहीं रहना कि बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उससे कर लेंगे। बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहे होते हैं, आपने पुराने स्टूडेंट के रिव्यूज भी पढ़े हैं, जो आपको ये सेमिनार वाली फाइल मिली है उसके अंदर, कि वो क्वेश्चन पेपर में रिपीटिवली आ रहे होते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज कि हमने कोई पेपर खरीदा हुआ और हम उसे लीक कर रहे हैं, बट वी आर ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स, एंड जो पेपर बनाने वाले वो भी हम जैसे ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 500+ लोग हैं जो मैंने गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट असाइनमेंट्स पे हायर किए हैं। तो हमें वो सारी मेथडोलॉजी पता है जिससे पेपर डिजाइन किया जाता है, और वो मेथडोलॉजी पे हम आपको चला के आपकी एफर्ट जो सी है वो 1 साल से 2 महीने पे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आज के सब्जेक्ट का ये लेक्चर है, दिस इज अबाउट करंट अफेयर एंड जीके, जिसका आप नाम सुनते हैं। अगर आप पंजाब पुलिस की जो सीट्स आई उसमें बात करें तो इसको जीके का नाम दिया गया है।
FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑल अदर एग्जाम इंक्लूडिंग CSS स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको नाम दिया गया है आपका करंट अफेयर का। बट मोर और लेस बोथ थिंग्स आर सेम। होता क्या है कि एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर ऑफ करंट अफेयर और GK, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस पार्ट, either it's of 20 marks or 10 marks, into two basic parts। हम आपके करंट अफेयर में जो सवाल देंगे उन सवालों की दो किस्म की बुनियादी इकसाम होंगी। एक किस्म वो होगी जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही है और दूसरी किस्म वो होगी जो हो गुजरा है। ठीक है, उसके बाद हम इन चीजों को ज़हन में रखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है और जो हो गुजरा है, फर्दर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन विल बी योर नेशनल अफेयर, अदर विल बी योर रीजनल अफेयर एंड थर्ड विल बी योर इंटरनेशनल अफेयर। नेशनल अफेयर क्या है? जस्ट लाइक OIC सबमिट हो रहा है पाकिस्तान में, जैसा कि आप सबको पता है, अभी ये लास्ट 3 डेज का जो सबमिट चला है फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, आप सबने अखबार में शायद पढ़ा हो, जो अखबार से इन टच है। जो लोग नहीं इन टच, नो इशू, वो आपको हम लोग सारी डाटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो आपके नेशनल अफेयर है। इससे पहले 40 इयर्स बैक भी अफगानिस्तान के लिए सबमिट हुआ था, दिस इज योर GK। ठीक है, अब एक करंट अफेयर है कि प्रेजेंट सबमिट हो रहा है, एक 40 ईयर बैक हुआ था, डेट इज योर GK। अब एक ही टॉपिक के दो हिस्से, एक हो गुजरा है और एक हो रहा है। दिस इज अ प्रेजेंट एग्जांपल ऑफ करंट अफेयर एंड GK ऑफ नेशनल अफेयर। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट रीजनल अफेयर, तो कश्मीर इज योर नेशनल अफेयर एंड रीजनल अफेयर ऑल्सो। ठीक है, आपके इस रीजन में 3 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं, दिस इज योर जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ रीजनल अफेयर। ठीक है, आपका कश्मीर के साथ इशू चल रहा है। कश्मीर में इंडिया ने अपने आर्टिकल का 370 और 35A अबॉलिश किया था 19 अगस्त 2019 को। दिस इज योर GK ऑफ रीजनल अफेयर। उसके रिटर्न में आपने 5 अगस्त 2020 को अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया था। दिस इज अगेन योर रीजनल अफेयर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ रही है डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर ना समझ आ रही है, यू मे आस्क अगेन। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो इस टाइम 5th वेव या 4th वेव जो कोविड की चल रही है, जो न्यू वायरस है, क्या नाम है उसका, जो न्यू वर्जन इसका आया है? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, वेरी गुड। ओमिक्रॉन का पहला केस कहाँ रिपोर्ट हुआ है? पाकिस्तान में। कब रिपोर्ट हुआ है? ठीक है, अफ्रीका पाकिस्तान में की, हुआ है। वेरी गुड। पाकिस्तान की बात करेंगे तो दैट विल बी योर नेशनल अफेयर। अगर कहाँ की यानी बात करेंगे कराची तो में दैट रिपोर्ट विल बी योर हुई है। इंटरनेशनल अफेयर। आई होप कि क्लियर हो गया आपको तीनों में डिफरेंस क्या है। इज इट ओके? Yes, sir. वेरी गुड। अब यस सर। इसके लिए जो बेटा आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, अभी आज का जो आपका लेक्चर है वो पूरा मैप से होने जा रहा है। जिन लोगों का पहले मेरे साथ मैप का लेक्चर हो चुका है, उनके लिए अगेन इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपके लेक्चर के बहाने उन्हें सुन के इसको दोबारा याद करने का मौका मिल जाएगा। और आई होप कि अब तो उन्हें याद हो भी जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, एक ये नोट्स है जिसके अंदर आपके GK के सवाल हैं सारे। सारा डाटा आपको इंशाल्लाह खुद प्रोवाइड किया जाएगा। आपको फिर इसमें से बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इसमें ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और फाइल प्रोवाइड की जाएगी। ये देखें, सॉरी आपकी स्क्रीन पे ये नहीं आ रही। ये एक नोट्स है जो आपको प्रोवाइड किए जाना है। ये आपके इसी में इंक्लूड है, इसके लिए कोई सेपरेट फी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी और कोई आपको ये नहीं होगा कि ये आपको अभी मिल रहे हैं तो दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके बाद दूसरी फाइल जौन सी आपकी, अच्छा एक आप एक दफ़ा हमारे साथ एनरोल्ड हो गए हैं, एक हमारी फाइल जौन सी एक चल रही होती है जिसमें हमने जो प्रेजेंट करंट अफेयर है उन्हें ट्रेस करना होता है। आपको 1 साल बाद भी जौन सा आप दोबारा रिवीजन करना चाहें, आप विदाउट एनी फीस, ठीक है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है वो विदाउट एनी फीस जस्ट एनरोलमेंट फी पे करते हैं और रिवाइज करते हैं। और उसके अलावा उन्हें अगर ये करंट अफेयर के अपडेटेड MCQs चाहिए तो ये लाइफ टाइम उनके पास अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हम तो इसे बना ही रहे हैं और अगर किसी को फायदा होता है तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं। ठीक है, ये नोट्स वो हैं बेटा जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मंथली करंट अफेयर के। इस पे हमारी टीम में काम कर रही होती है, जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, आपके लोकल न्यूज़पेपर हैं, आपके पाक MCQs जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट MCQs है उन्हें कंबाइन करती है और ये आपको प्रोवाइड फाइल की जाती है जो मोस्ट रिसेंट चल रही होती है। और एक बात ये नशीन कर लें, फॉर करंट अफेयर इन द मंथ यू आर अप्लाइंग फॉर पेपर, उससे पीछे एटलीस्ट 6 मंथ के आपने ये MCQ जरूर करना है। ठीक है, 6 मंथ के आपने ये MCQ जरूर करने। ये हर मंथ का, जिस तरह की अप्रैल का सेशन चल रहा है तो ये अप्रैल का होगा, ये आपको अपडेटेड फाइल साथ साथ मिलती जाएगी। लास्ट 6 महीने वो जो हमने इसमें जरूर कवर अप करने। इसके साथ ही कुछ सवाल आपके बेटा ऐसे हैं जो उठाए जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर की डोमेन से, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसको मैंने आपको बताया वर्ल्ड अफेयर। ठीक है, उसमें से
आपका शॉर्ट हैंड सीधी सीधी जो ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें भी आपको बताया जाएगा। इसमें से इंशाल्लाह अजीज आप अगर खुद ये नोट्स को उठा के देखें और उसके बाद देखें तो पेपर में 5 से 6 सवाल आपके इन नोट्स से लाजमन होते हैं। ठीक है, तो सारा डाटा इंशाल्लाह विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई आउटडेटेड बुक, कोई नोट्स मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तमाम डाटा आपको यहाँ अवेलेबल होगा जो भी आपके इस स्टेज पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके अलावा जो चीजें क्लास में आपको मेंशन करवाई जाएं वो रीसेंट ट्रेंड होंगे, रीसेंट पेपर के क्वेश्चंस होंगे, जो तमाम फैकल्टी मेंबर साथ साथ आपको अपडेट करते जाएंगे। और इंशाल्लाह अजीज, by this strategy, by this approach, you will be well prepared for this exam in 45 days inshallah. So it's a brief introduction. और उसके अलावा अगर मेरा इंट्रोडक्शन पूछना चाहें जो लोगों ने सेमिनार नहीं अटेंड किया, तो आई एम सैयद अवैस गिलानी, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और को 8 साल जो उनसे तकरीबन गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज इंक्लूडिंग यूएन के साथ काम किया। और माई लास्ट असाइनमेंट वाज एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। एजुकेशन मेरी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से है और वहाँ से मेरा बीएस ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स था। उसके बाद एमफिल फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पीएचडी इन प्रोग्रेस दैट इज इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम एजीएनई यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। तो अब ये सारी गुफ्तगू के बाद मुझे बताएं कि सारी आउटलाइन क्लियर है। अब हम फॉर्मली लेक्चर को स्टार्ट करें। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं अभी तक तो यू मे आस्क। चलें जी, वेरी गुड। एंड सर टेस्ट होगा वीकली बेस पे, वो ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनका किस तरह होगा? वो गूगल बेटा वो फॉर्म भी पे? आपको वो भी दिखा देते हैं। गूगल फॉर्म पे नहीं होता, लेकिन टेस्ट की फाइल आपके ग्रुप में जो आपका क्लास ग्रुप बना है उसमें टेस्ट की फाइल बेटा आपको जाएगी। उस जी टेस्ट को सॉल्व किया जाएगा और आपके पास 2-3 कोऑर्डिनेटर हैं जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको वापस सेंड कर दिया जाएगा। ये देखें आपकी स्क्रीन पे आपका टेस्ट आ गया। ये अब किसी बैच का हुआ होगा। ये देखें इस तरह आपको टेस्ट मिलेगा। जी जी इसके आंसर आपने लिखने होंगे पेज पे और वो दोबारा फिर आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी और इस तरह ये मार्क का भी अंजाम पा जाएगा। जी ठीक ठीक है जी। तो जी आज का लेक्चर गोया कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, खास तौर पे गर्ल्स के लिए, जिसमें जो पुरानी डॉक्टर नीलम मौजूद है यहाँ पे। और सर काइंडली एक सवाल है। क्या कर दें सर, काइंडली क्या बता दें? कोई सवाल पूछना चाह रहा था? जी जी, पूछें पूछें जो पूछना चाह रहे थे। जो पूछना चाह सर रहे हैं फिर। मैंने ये पूछना था सर मैंने ये पूछना था कि ये जो साइबर अली आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, क्राइम आप क्वेश्चन लिख के पूछ रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अप्रूव्ड हुई है, वो भी ये एफआईए का ही इदारा है या क्या है? वो भी आती है या नहीं आती? अली बेटा क्वेश्चन दोबारा लिख के पूछने, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, फिर मैं आपको ओके आंसर सर। देता हूँ उसका। अच्छा, गुलाम दीन पूछ रहे हैं कि रीजनल अफेयर का क्या मतलब है। बेटा जिस तरह यू आर अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, जिधर आप बैठे हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो रीजनल अफेयर में आएंगे, जिस रीजन में आप एग्जिस्ट करते हैं, एशिया एंड स्पेसिफिकली साउथ एशिया। तो लेट स्टार्ट। अभी आपको रीजनल अफेयर क्या समझ आ जाएगी। करेंटली वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर seeing this map is how to see the map and how to you can say know about the dimensions of this map. तो अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो आपको पेपर में सवाल आते हैं पाकिस्तान के। जैसे अगर बहुत इजी सवाल की बात की जाए, पाकिस्तान शेयर इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विद डैश, कि पाकिस्तान के वेस्ट पे क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट पे क्या है, नॉर्थ पे क्या है, साउथ पे क्या है। पेपर में सवाल आपको आते हैं रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इनके बारे में, किसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे। ठीक है, तो आपने डायरेक्शन देखने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है, अगर आपने मैप को समझना है तो उसके अंदर आपने डायरेक्शन को समझना है। और डायरेक्शन के लिए एक छोटी सी की आपने याद रखनी है, वी आर गोइंग टू स्कूल में कहता है WEV। ठीक है, जब भी आपने किसी भी जगह की डायरेक्शन देखनी बेटा, आपने उसके ऊपर वी लिख देना है। ये एक मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ आसान सा याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, नोज ऊपर की तरफ होती है तो अपर साइड नॉर्थ है, यहाँ पे आपने नॉर्थ लिख देना। तो डाउनर साइड बचेगी, दैट इज साउथ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन जो सी है
वो अगर आपने देखनी है तो ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा है। अगर आप वी लिखेंगे दैट मीन्स कि जो आप जिस जगह पे भी वी लिख रहे हैं जो आपकी लेफ्ट साइड है दैट विल बी वेस्ट। सो पाकिस्तान शेयर इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड ईरान। ई आपका राइट साइड पे आया है, राइट साइड पे आपका इंडिया है। पाकिस्तान शेयर इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। Upper side of Pakistan, north side is Central Asia and China, and downer side is South. Is it clear to all of you? यस सर। समझ आ गई सबको? यस सर। वेरी गुड Please वेरी गुड। repeat again. अगर ये समझ आ गई तो फिर तो समझें कि नहीं समझ आई दोबारा रिपीट कर देते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि पेपर में बेटा सवाल आते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन देखने के लिए आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, आपने मैप को समझना है। अगर समझना है तो ये रेड सी मेडिटेरियन सी की अब डायरेक्शन नहीं बता सकते। आपने किसी भी जगह की डायरेक्शन देखनी है तो उसके ऊपर वी लिख लें, WEV फॉर इजी हिंट। डब्ल्यू जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे आएगा, ई आपकी राइट साइड पे आएगा। मीन्स के जो आपकी लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होगी और राइट साइड ईस्ट होगी, इसका ये मतलब है। अब समझ आ गई? फिर ये कि नॉर्थ को कैसे याद रखना है, तो अपर साइड पे नोज से ऊपर की तरफ आती है तो आपने याद रखना है कि अपर साइड आपकी नॉर्थ साइड होगी। नॉर्थ पे आपके सेंट्रल एशिया और चाइना है, साउथ पे आपका गवादर और इंडियन ओशन अरेबियन सी है। अब क्लियर है सबको? आगे चलें इससे। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा अपने इस रीजन की जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। आपका जो ईरान के साथ इस टाइम अफेयर अगर देखें, जो आपका वेस्टर्न नेबर है, आपके ईरान के साथ अगर ताल्लुकात देखें, ईरान जो है वो आपका कॉमन रिलीजन है, ठीक है, यू बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज। उसके साथ साथ यू बोथ हैव कॉमन इंटरेस्ट एज ट्रेड इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री एंड इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमी देन यू नीड टू ट्रेड, ठीक है। उसके अंदर ट्रेड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईरान के मुतालिक आपके रीजन में आता है तो पता होनी चाहिए, ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, और पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसका नाम है गवादर पोर्ट। अब चाबहार को भी चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। सो जो पहले चाबहार पोर्ट पे क्वेश्चन आता था वो ये आता था कि इंडिया ने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है, तो इंडिया इन्वेस्टेड $101 बिलियन इन दिस चाबहार पोर्ट। But now in the recent 2 months, the strategy is changed and Iran is much more closer to China. इसी तरह आपका अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के साथ आपके बॉर्डर का नाम क्या है? रिपीटेडली क्वेश्चन पेपर में आता है, जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में रिसेंटली तालिबान गवर्नमेंट आई है, तो तालिबान गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, जस्ट लाइक उनका PM कौन है, उनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये बेसिक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अफगानिस्तान के मुतालिक आप सबको पता हो, दैट इज अबाउट दिस OIC सबमिट, जिसमें 57 कंट्रीज जो सी OIC मेंबर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फॉर क्या इसका मेन मोटो क्या था सर? उनको असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना अफगानिस्तान वालों को, और इस यू कैन से एज अ मुस्लिम नेबर, बिल्कुल एज अ मुस्लिम नेबर इस चीज के मेक श्योर करना कि वहाँ कोई भी लोग जो से वो भूख से ना मरे, और हंगर जो है वो उसको जो थ्रेट ऑफ हंगर है उसको ओवरकम करना है, जिसके लिए आपका ये OIC सबमिट हुआ है, ठीक है। फिर अपर साइड है आपकी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जो सी है, चाइना के अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये तान तान वाली कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। FIA के लास्ट पेपर में सवाल आया हुआ था कि देयर आर डैश लैंड लॉक कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया, सो देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज सेंट्रल एशिया, ठीक है। और लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ जौन सा जमीन हो, कहीं से भी बाय वाटर एक्सेस ना हो, दोज कंट्रीज आर नॉन एज लैंड लॉक कंट्रीज। उसके अलावा आप पेपर में अक्सर देखते हैं कि आपसे कैपिटल के सवाल पूछे जाते हैं। अब कैपिटल के लिए आपको 190 कंट्रीज की कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनके कैपिटल याद करें, ये जो तान तान वाली कंट्रीज है। उसके बाद ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप का पार्ट है, इसके ऊपर उस तरह WE लिखेंगे तो ये वाली साइड ईस्ट की आती है। इसमें खसूसन बाल्टिक स्टेट इनको कहते हैं, एस्टोनिया, लैटवा, लैटवाना, फिर उसके बाद यूक्रेन, इनके कैपिटल पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ये जो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इस जगह पे मिडिल ईस्ट के साथ इनके कैपिटल पेपर में पूछे जाते हैं। सो टोटली दीज आर 29 कंट्रीज।
इनके कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम ये कर लें, जिसके अंदर से मोर देन 70% चांस ये कि कैपिटल आजकल वो इसी के पूछ रहा है, ये तान तान वाली कंट्रीज के, तो कैपिटल वाला सवाल आपका इजीली यहाँ से कवर अप हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी बस। सर जैसे अब ओआईसी की समिट चल रही है, तो इसमें से सर पक्का एक क्वेश्चन सर आएगा। अच्छा सर, अब हम इस आएगा, चीज को कैसे पढ़ेंगे? एक तो हम देख लेंगे कि ये किस डेट को सर हुई, बेफिक्र हो दूसरा जाए ये है इसको। कि इसमें कितने मेंबर्स आए। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको ऐसे जी पढ़ने सर। की जरूरत ही नहीं। जी अभी सर। ये खत्म हो रहा है ना महीना, इसके सारे राइट सर। एमसीक्यूज निकाल के हमने आपको दे देने। चले सर, ये तो जबरदस्त हो ठीक है जाएगा। ना, वो आप टेंशन, मतलब हर महीने की जो करंट अफेयर है हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। हम कर क्यों रहे हैं? आपकी एफर्ट रिड्यूस करना ही तो काम है, आपके यहाँ आने का मेन मकसद ही ये है कि आपकी जी एफर्ट सर रिड्यूस कर बिल्कुल। रही है, तो टेंशन फ्री ऐसे ही रहे, है वो सर। हमारा काम है। ठीक है सर जी नौशरवान। सर ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, ये आपने कहा लीस्ट अफ्रीकन कंट्री। लीस्ट डेवलप, ये मतलब जिस तरह जो उनसे अच्छा। जिनको आप अंडर डेवलप कहते हैं, वो ये अच्छा सर, कंट्रीज वो। ये मतलब किन से लीज हुआ है या लिया हुआ नहीं है, ये लीज तो नहीं, नहीं नहीं, मैं लीज नहीं कहा। मैंने जो जी कहा, जी जो जो लोएस्ट का वर्ड होता है ना, अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप, जहाँ डेवलपमेंट है ही नहीं। लीज नहीं, अंडर जी जी लीस्ट। जी सर। डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर काफी लीस्ट सर मैं डेवलपमेंट। एनेबलिंग डेवलपिंग। ठीक है, जिस हाँ, वो जो मैंने वो जो एक आपकी की है ना कि ये अंडर डेवलप है, उसके बाद डेवलपिंग है, फिर जी डेवलप्ड है, जी वो ये कंट्रीज ठीक बनती है, इनको कहते हैं। ठीक। ठीक है, जी तो जी सर। इन कंट्रीज के आपसे कैपिटल पूछे जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल एशिया जो आपका अपर साइड है, दिस इज फेमस फॉर एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपका गैस का एक प्रोजेक्ट था जिसको आप, ये तुर्कमानिस्तान से जो हुआ था, तुर्कमानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गैस पाइपलाइन थी, और इसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये की प्रोजेक्ट है जो आपके इस एरिया के आपके क्वेश्चन है, ये रीजनल के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आपको मैं ग्लोबली पूरी दुनिया के चक्कर लगा के जो जो प्रेजेंट डायनामिक्स चल रहे हैं उन सब से आगाह करता जा रहा हूँ। इसके बाद जब हम नोट्स पे जाएंगे तो आपको इन डेप्थ इनके सवाल मिलेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। अभी आपको अप टू डेट कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हेन यू केम हियर, कि आपको कुछ भी नहीं पता, और 99% लोगों को नहीं पता होता। तो आज के इस लेक्चर में आपको हर चीज की नो हाउ हो जाएगी कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, सवाल कहाँ से आते हैं, और मोस्टली जो से दुनिया में इस टाइम क्या क्या चल रहा है जिसका आपको पता होना चाहिए। देन आपके नॉर्थ पे ही चाइना मौजूद है। चाइना इज बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। ठीक है, पेपर में सवाल आया है, लास्ट एफआईए के पेपर में भी आया है कि इस टाइम आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कौन है, तो इस टाइम सबसे बड़ी आपकी इकोनॉमिक पावर अमेरिका ही है। चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसका टारगेट ये है कि 2030 में उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो डिक्लेयर होना है। बट टिल नाउ चाइना इज नॉट द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। उसके बाद चाइना जो सा है, पाकिस्तान और दुनिया के तकरीबन तमाम कंट्रीज की सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स जो सी हैं वो चाइना के साथ है। और एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो सी हैं दैट इज विद यूएस। जी कोई सवाल पूछना है? ओप्पो A5400 की है। तो आपकी सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं दैट इज विद किस कंट्री के साथ है? इंपोर्ट सबसे ज्यादा सर कहाँ से? इंपोर्ट्स चाइना के साथ हैं और एक्सपोर्ट्स गुड, यूएसए के साथ हैं हमारी। एक्सपोर्ट यूएस के साथ है। ठीक है, उसके बाद चाइना की एक और इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना के साथ आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक। सीपैक के बारे में जो सवाल आते हैं उसको मैं आपको सारों को इकट्ठा आपको वो सवाल सारे दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सीपैक भी एक पक्का वो है जिसके बारे में सवाल आना ही आना होता है। लेकिन इस टाइम मैं राइट एक चीज मेंशन कर दूं कि सीपैक के साथ एक चीज ये नशीन कर लें, सीपैक इज अ पार्ट ऑफ अ मेन प्रोजेक्ट दैट इज OBOR, वेरी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI भी कहा जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, दैट इज अ मेजर प्रोजेक्ट दैट the basic purpose of this project is to restore the old trade route that is also known as Silk Route. The main purpose of this project is to restore the by land trade route that connects Europe with Asia. बायलैटरल। ठीक है, उसके बाद चाइना की इंपॉर्टेंस ये है, पेपर में सवाल आता है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो चाइना एंड रशिया आर बोथ कंट्रीज जो 14 ईच कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब अगर इससे आगे बढ़े तो अपर साइड पे आप यहाँ पे देख रहे हैं रशिया,
जो कि पार्ट ऑफ एशिया है, और रशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर है। टेरिटोरियल पावर मींस कि इन टर्म्स ऑफ लैंड द लार्जेस्ट कंट्री ऑन ग्लोब इज रशिया। रशिया एंड चाइना बोथ शेयर बॉर्डर विद 14 ईच कंट्रीज। अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन, जिसके ऊपर आप कह लें कि पूरी दुनिया के प्रेजेंट 100 ईयर्स की जो डायनामिक्स है वो रिवॉल्व करती हैं, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया, जिसको आप कम्युनिज्म कहते हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है जी? आइडियोलॉजी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक निज़ाम हुकूमत है जो कंट्री अपना देती है कि हम इस तर्ज के मुताबिक अपना निज़ाम हुकूमत को चलाएंगे। रशियन आइडियोलॉजी, रिपीट कर दीजिएगा जरा। क्या रिपीट करूं जमान बेटा? सर आइडियोलॉजी वाला जो आप बता रहे थे वो थोड़ा मिस हो। मैं अभी बताता हूँ। आइडियोलॉजी बेसिकली जॉन सा इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मीन कि निज़ाम हुकूमत है। रशियन आइडियोलॉजी जिसका नाम है कम्युनिज्म। चाइनीज आइडियोलॉजी जिसका नाम है सोशलिज्म। और यूएस की आइडियोलॉजी जिसका नाम है कैपिटलिज्म। वेरी गुड। ये तीन आइडियोलॉजी को समझना हमारे लिए जरूरी है। सर होती है बेटा, कैपिटलिज्म क्या होता है? एक मिनट, अभी तीनों को बता रहा हूँ सर जी। आपका लेक्चर है, यही हमारे नोट्स होंगे बेटा। मैंने मोतिया दिखाए भी हैं, नोट्स आपको मिलेंगे भी। आज के लेक्चर में जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना भी है, नोट्स में ही मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन आइडियोलॉजीज के नाम लिखवाए हैं। अमेरिका की कैपिटलिज्म, रशिया की कम्युनिज्म, और चाइना की सोशलिज्म। आइडियोलॉजी का मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सिंपली। अब अगर इन आइडियोलॉजीज की बात की जाए तो कैपिटलिज्म जिसका हमने नाम लिखा, जो अमेरिका की आइडियोलॉजी है, वो ये कहती है कि हमारे मुल्क में या हमारे निज़ाम के तहत जो लोग रहेंगे उन्हें आज़ादी हासिल होगी। फ्री विल ऑफ पीपल इनका मेन मोटो था, जिसको उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का आप सबको पता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। अब इस आइडियोलॉजी के मुकाबले पर रशिया वालों ने एक आइडियोलॉजी दी जिसका नाम कम्युनिज्म था। और वो आइडियोलॉजी ये कहती थी कि हमारे निज़ाम हुकूमत ये कहता है कि हमारे निज़ाम हुकूमत में सब लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराम की जाएंगी, लेकिन उनके वसाइल के ऊपर जो अल्टीमेट होल्ड है वो स्टेट का होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लैशनकोव जिसने बनाई वो रशिया में था, तो उसे उसकी प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी नहीं मिली। जितने बिलियनर हैं उन सारों का आप अमेरिका से सुनते, कभी रशिया से भी सुना कोई बिलियनर है? बिकॉज उनके तमाम तर जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको बेसिकली हुकूमत होल्ड में ले लेती है, और जिसको जितनी जरूरत होती है उसको उस हद तक दिया जाता है, उससे ऊपर सब कुछ जो है वो स्टेट ओन्ड होता है। अब इन दोनों आइडियोलॉजी के बाद एक तीसरी आइडियोलॉजी आई जिसका नाम सोशलिज्म था, जो चाइना ने दी। दैट वाज इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन बिटवीन मींस के जो रशिया वाले थे वो जरा इस मामले में सख्त है कि हर चीज के ऊपर स्टेट का ही कंट्रोल होगा, स्टेट के होल्ड में होगी, और कैपिटलिज्म वाले बिल्कुल ही आजादी दे देते थे। तो सोशलिज्म ने आके ये कहा कि हम ना मुकम्मल आजादी देंगे और ना ही सब कुछ छीन लेंगे, एक हद तक, एक लिमिट तक जौन सा है। लाइक अगर आप उनमें ये भी देखें तो वहां पे ये भी है कि अगर आप बच्चे भी हैं तो 2 बच्चे पैदा करने पर टैक्स कोई नहीं, तीसरा बच्चा पैदा करने पर टैक्स लग जाता है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी जी। रिगार्डिंग कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। हम्म। अच्छा सर, जैसे सोशलिज्म है तो लार्जेस्ट जितने भी गैस के जखायर हैं वो रशिया के पास सबसे ज्यादा हैं, हम्म। तो वो सब जब गैस बेचेंगे तो वो उसकी हुकूमत ऑन करेगी। हुकूमत ऑन, देखिए रशिया में आपको भी बता रहा हूँ और सब कुछ हुकूमत ऑन करती है। और पाकिस्तान में सर मतलब हर इंसान इंडिविजुअल सर कर सकता है, लाइक जैसे उनकी फैक्ट्रीज हैं सर, वो अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो देखिए उनको पाकिस्तान में मलक रियाज है ना, है ना? जी सर, टाइकन रशिया ऐसे में ही कोई है। मलक रियाज नहीं है।
नहीं, ठीक जैसे है, पाकिस्तान में सर इंडस्ट्रीज होती हैं काफी, जैसे इंटरलूब का टॉप पे आती है, ऐसी या कोई और ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है। अच्छा हम्म सर, पाकिस्तान को क्या फायदा होता है सर? एक इंडिविजुअल बंदा वो पैसा कमा रहा है, पाकिस्तान को उसके एक्सपोर्ट में सर क्या फायदा होगा देखें, हमारी पाकिस्तान हुकूमत की को? एक्सपोर्ट में जो फायदा होगा ना, दैट इज नोन एज जीडीपी। पाकिस्तान को जौन सा है वो बच तो सिर्फ टैक्स ही रहा है ना। जीडीपी, जी सर, टैक्स बच ठीक है जाएगा। ना, वो अब जब हम आगे जाएंगे ना उस लेवल पे इंशाल्लाह आपको वो भी जी बताऊंगा। राइट सर। आपको सिर्फ फायदा टैक्स का हो रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा आपको। अच्छा अच्छा, सही हो ठीक गया है, सर। जितनी इंडस्ट्री ज्यादा आएगी, ठीक है, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हुकूमत को टैक्स जा रहा होगा। तो लोगों को पैसा मिल रहा है, हुकूमत को टैक्स मिल रहा है, दोनों को काम पूरा। सर जी जी। यहाँ पर सर ये जो मतलब प्रोडक्ट हो उस पे जो टैक्स हो वो उसका फायदा, या जो बंदे के मतलब उसकी नहीं नहीं, वेल्थ सारा होगी ही उसकी टैक्स, टैक्स, देखें टैक्स, एक्सपोर्ट देखें टैक्स जब दो देखिए दोनों टैक्स ही फायदा है ना उसको। इम्पोर्ट भी हुकूमत के पास जा रही है, जो इम्पोर्ट टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बंदे के ऊपर जो वैल्यू एडेड लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, टैक्स तो टैक्स है, हुकूमत को तो फायदा है ना दोनों का। पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो ये फायदा ही है सारा। अच्छा, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म सबको क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा समझें कि आपने पूरे करंट अफेयर में जो कुछ हो रहा है वो समझ लिया। ओके मोतिया बेटा, सोशलिज्म जौन सा बेटा, दैट इज इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म बेसिकली ये कहता है कि हम मुकम्मल तौर पे आजादी नहीं देंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे हर चीज पे अपना होल्ड भी नहीं रखेंगे। अगर किसी के पास है, वो हुकूमत को टैक्स दे रहा है, यानी वहां पे ये होता है अगर कोई लाख रुपया कमा रहा है तो वो टैक्स दे रहा होता है लाइक से 1,000 रुपया। लेकिन अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो 1 लाख टैक्स ही दे रहा होगा। तो हुकूमत अपना शेयर बढ़ाती जाएगी, लेकिन सब कुछ छीनेगी नहीं। ये सिंपल आइडियोलॉजी सोशलिज्म की। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपको ये आइडियोलॉजीज क्यों बताई। एक तो पेपर में कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म का डायरेक्ट सवाल आता है कि ये आइडियोलॉजीज किस किस की हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कोल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर 1 का, वर्ल्ड वॉर 2 का, वो बेसिकली सारी डिपेंडेंट इन आइडियोलॉजीज पे। अब दुनिया में बाय स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का आगाज हुआ है, तो जो निजाम था उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का आपको एमसीक्यूज नहीं आएगा, वर्ल्ड वॉर 1 का आपको एमसीक्यूज आएगा, जो कि कब से कब तक हुई वर्ल्ड वॉर 1? सर 1914 से 18 तक। एक्सीलेंट। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर में जितने भी जो मेन की प्लेयर थे वर्ल्ड के, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। और ये जंग का इख्तिताम इस फैसले पे हुआ कि हमने दुनिया को ऐसी जंग से बचाना है, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का कयाम किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। हेलो सर जी सर। ठीक है, और 1919 में ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस के नतीजे में ये ऑर्गेनाइजेशन कयाम पजीर हुई। और ये वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कन्वर्ट हो गई यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। तो क्योंकि उस टाइम दुनिया पे बहुत सारी पावर मौजूद थी, जब ये 20वीं सदी का आगाज हुआ और 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ, तो उस टाइम जो दुनिया का निजाम है उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। सर ये ट्रीटी कौन सी बताई थी? ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस 1919 में हुई थी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस के बाद अगर आप आगे मूव अप करेंगे तो आपको वर्ल्ड वॉर 2 में एक चीज नोट करेंगे कि ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस हुई, लीग ऑफ नेशन बन गई, जिसका मकसद ये था दुनिया में ऐसी जंग ना हो, लेकिन जंग अजीम दूसरी भी हो गई। दैट वाज अ फेलियर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो दो एमसीक्यू जो यूएन के बैकग्राउंड के बारे में आते हैं, कि एक तो ये यूएन के जो बैकग्राउंड में जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो फेलियर थी या सक्सेस थी, तो दैट वाज फेलियर। और उसके अलावा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज लीग ऑफ नेशन, जो ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस के नतीजे में बनी थी, जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में पीस हो सके। फिर अगेन वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में अगेन ये सारी पावर्स आपस में टकराई। ठीक है, और 1939 से 1945 तक द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसमें न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हुआ, अमेरिका ने इस्तेमाल किया। जापान, हिरोशिमा, नागासाकी पे 5 अगस्त 9 अगस्त को ये इस्तेमाल किया गया। और दैट वाज अगेन वन ऑफ द डेविस्टेटिंग वॉर, डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ द वर्ल्ड। एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड सेट अगेन on one page that there should not be such destructive war again,
जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। सर यहाँ पे क्वेश्चंस आते होते हैं एमसीक्यूज में कि तब वजीर प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे इनके या अभी प्रेसिडेंट अभी कौन थे, ये अभी सर है ना? अभी शुरू करने लगे, अभी शुरू करने लगे सर ये न्यूक्स इसके। के नाम भी, जी फैट बॉय और एक और जी जी, न्यूक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दो जौन से थे, न्यूक्स जौन से थे बेसिकली, ये जो उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स पूरा वर्ड है, ठीक है। ये जो मजाइल उन्होंने यूज किए थे इसी को, और जो वर्ल्ड सुपर पावर के डिक्लेयर होते हैं ये उसी की बेस पे डिक्लेयर होते हैं कि किसके पास न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा है, किसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत है, उसकी बेस पे उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट सर। ठीक है। और अब 1945 के बाद जब ये दुनिया पे जो पहला निज़ाम था जिसमें मल्टीपोलर सिस्टम था, बहुत सारी ताकतें थी, वो ताकतें सारी खत्म हो गई और उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर दो मेन पावर बची। वन वाज अमेरिका एंड अदर वाज रशिया, ठीक है। और इन दोनों के साथ जो दुनिया का निज़ाम चला, दैट इज नेम्ड एज बाईपोलर वर्ल्ड। और इन दोनों में एक टसल शुरू हो गई जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हैं। Cold War is a war that is in between two countries that are not directly fighting on their land. Instead, they are using every other means to, you can say, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर हद तक जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाए। ये कोल्ड वॉर का सवाल पेपर में बहुत दफा आया है, हर दफा ही तकरीबन आया होता है। जो कोल्ड वॉर है ये 1945 से चली है 1991 तक, और 1991 में आफ्टर अ डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, इन अफगानिस्तान, दुनिया पे सिर्फ एक पावर बची जिसको सुपर पावर कहते हैं, दैट इज अमेरिका। क्या ये बात सबको क्लियर है? राइट सर। कोल्ड वॉर की समझ आ गई है? यस सर, आ गया। अच्छा, अब दो यहाँ पे सवाल आते हैं। एक तो आता है कोल्ड वॉर इन अ वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड डैश, वो 1945 में हुई है। एक जो सी कोल्ड वॉर इन एशिया स्पेसिफिकली, वो अफगानिस्तान में जब वो आई है, तो अगर आप ये देखें तो अफगानिस्तान में जो कोल्ड वॉर हुई है जिसको फर्दर प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। प्रॉक्सी वॉर इसलिए कि यहाँ पे अमेरिका के भी फौजी मौजूद थे, रशिया के भी मौजूद थे, ठीक है। ये हुई है कब से कब तक? 87 to 93। नहीं नहीं, 1979 से 1991 तक। अच्छा अच्छा, 1979। अब आखिरी बेटा एक सवाल आपके पेपर में आया हुआ था, ये जो आपके ये होम डिपार्टमेंट वालों के पेपर हुए हैं कि रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ रशिया इन 1991 वाज, साथ उन्होंने बताया हुआ था इकोनॉमिक रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन, सोशल रीजन। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक रीजन नहीं था, बच्चों ने गलती की, इकोनॉमिक क्लिक किया, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। सबसे मेन इकोनॉमिक था, ये नहीं था उनका असला खत्म हो गया। उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत थी पहले कि वो इन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे जिसको उन्होंने अंडर कम्युनिज्म साथ अपने अटैच किया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर ये सेंट्रल एशिया सारा रशिया के कब्जे में था, यहाँ से आपका ईस्ट और यूरोप सारा रशिया के कब्जे में था। बट वो फाइनेंशियली इतने वीक हो गए थे कि वो इन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अब, तो दिस वाज अ रीजन कि वो डाउनफॉल हुआ। अगर तो आपको क्या डिफेंसिव या मतलब असले से रिलेटेड के वेपन ये वो, उसमें मेन रीजन इकोनॉमी है, और अगर वो के इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, सोशल, तो उसमें ही सारे रीजन आ जाते हैं। अब इसके साथ साथ जब 1991 में रशिया का डाउनफॉल हुआ है, कम्युनिज्म का डाउनफॉल हुआ है, तो तब ये सारी कंट्रीज आज़ाद हुई हैं जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं जिनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। बड़ी दफा पेपर में इनका सवाल है, कैपिटल भी इनका पूछता है। बाल्टिक स्टेट ये तीन है, एस्टोनिया, लैटवा, लेटवाना, ये बेसिकली डायरेक्टली रशिया के अंडर ही थी और बाद में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है। इनको बाल्टिक स्टेट बाल्टिक सी की वजह से कहते हैं जो यहाँ पे इनके साथ मौजूद है। तो आई होप कि ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कोल्ड वॉर, बाल्टिक स्टेट है बेटा ये तीन, एस्टोनिया, लैटवा, लैटवाना। ये सारा कुछ क्लियर हो गया जो अभी तक बताया मैंने? आगे चलें? जी सर। ये बेटा जो मैंने अभी सवाल आपको बताए हैं ये वो सवाल हैं जो आपके, अगर आप पेपर उठा के देखें तकरीबन हर पेपर में इनमें से एक दो सवाल आपको लाजमन मिलेंगे, जितना लेक्चर अभी तक डिस्कस कर लिए। अब हमने यहाँ से रशिया को डिस्कस कर लिया, तीनों आइडियोलॉजीज को डिस्कस कर लिया, नाउ कम टूवर्ड्स यूरोप, ठीक है।
जिसके अंदर बाल्टिक स्टेट को हमने देख लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जौन सी हैं, दीज आर बेसिकली वेरी फेमस बिकॉज ऑफ देयर 100% लिटरेसी रेट, 0% crime rate, and they are well known as most peaceful or peace loving countries of the globe. सर ये स्वीडन है, नॉर्वे? जी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन 3 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन। उसके साथ यूरोप के बारे में जो सवाल आता है अभी वो इसको रिलेट करता है आपका OBOR से, सिल्क रूट से रिलेटेड। ये एक सवाल हर पेपर में आप आजकल देखेंगे, ठीक है, या सिल्क रूट का पूछेगा, या ओल्ड ट्रेड रूट का पूछेगा, या वो सिल्क वॉर्म इसका नाम लिखेगा, या OBOR लिखेगा, या BRI लिखेगा। ये सारे एक ही नाम है जो कि ओल्ड ट्रेड रूट के हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज हैं बेटा जिनको आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। अब उसके अलावा अगर आप देखें जो आपका ये वाला पार्ट क्या है, क्यों हम ये कहते हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हम इनको बेसिकली स्कैंडिनेवियन स्टेट थी जिसमें 3 कंट्री थी, बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। और अभी इनकी जो इनके फेमस होने के रीजन है वो ये है कि ये मोस्ट पीस लविंग कंट्रीज हैं। यहाँ पे क्राइम रेट 0% है, ठीक है, इनका लिटरेसी रेट 100% है। मोस्ट पीस लविंग कंट्रीज इन्हें कहा जाता है। उसके बाद जो यूरोप से आपका सवाल आता है बेटा, यूरोप में बेसिकली 28 कंट्रीज हैं जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर थे, जिनमें 2013 में एक रेफरेंडम हुआ जिसका नाम था ब्रेक्जिट, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वाले इनसे अलग हो गए 2020 31 जनवरी। यस। और उसके साथ एक जो सवाल आजकल पेपर में आ रहा है वो आ रहा है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी सर। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हुए हैं। वही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा पार्ट ये भी ब्रिटिश कॉलोनी रही हुई है। तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हुए हैं। स्कैंडिनेविया का कोई मीन्स नहीं बेटा, मैंने आपको बताया इन तीनों कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ स्कैंडिनेवियन रूल। मतलब ये कलेक्टिवली ये जो उनका उस टाइम का था वो उस टाइम के ऊपर ये स्कैंडिनेवियन स्टेट थी। जस्ट लाइक आप देखें तो ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है, तो ब्रिटिश एम्पायर मीन कि ये ब्रिटिश के रूल में रही। सर यूरोपियन यूनियन पे एक बात पूछनी थी। जी जी सर, क्वेश्चन आता है ना ब्रेक्जिट कब हुआ, तो इसमें 3 थे जैसे आपने बताया कि एक तो रेफरेंडम हुआ 2013 में, फिर 2016 में सर इसकी वोटिंग भी हुई, तो 2020 में आके सर ये मतलब अलहदा हुए, तो एग्जैक्ट सर हम इसका क्या करेंगे? देखिए अगर आपको आता है कब हुआ तो वो हुआ तो 2020 में। 2020 में जी सर। ठीक है, 2013 में प्रोसेस शुरू हुआ है लेकिन जो उसका कंक्लूजन है वो तो 2020 में आया हमारे पास। जी सर, राइट सर। ठीक है, तो इसके अलावा यूरोप का आपका कोई और सवाल नहीं आता। अब यहाँ से हमने टिकट ली है और हम बाय एयर ट्रेवल करके अमेरिका आ गए। अमेरिका का अगर आप सवाल देखें तो पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है इसका जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके बारे में कि इन प्रेसिडेंशियल हायरार्की अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका नंबर क्या है। तो जो बाइडेन जॉनसन इट्स 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, अमेरिकन फर्स्ट लेडी का क्या नाम है। और अब जो सवाल यहाँ से आएगा वो आएगा कि इन्होंने किस डेट को अफगानिस्तान से क्विट किया, किस डेट में अफगानिस्तान में आए, और कोई अमेरिका के सवाल नहीं आने वाला। अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर है दैट इज नेम एज 49 पैरेलल लाइन। और दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं आपके वो कनाडा की तरफ अट्रैक्टिव हैं बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी जो उनकी 2021 आई थी। सर वो पॉलिसी क्या थी? इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन लोगों को दे रहे थे। जी जी। वो स्टडी वीजे भी थे, बिजनेस वीजे भी थे, काफी थे, लेकिन वो कोविड की वजह से बेचारा काफी डैमेज हुआ वो। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से आपको, जिसको आप साउथ अमेरिका कहते हैं, ठीक है, यहाँ से एक आपको कैस्पियन सी का सवाल आता है जो यहाँ पे है, ठीक है।
कैस्पियन सी इज इन नॉर्थ ऑफ डैश, तो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज का कोई कारनामा नहीं है सिवाय इनको खेलने के, जिस तरह कहते हैं इन बच्चों को खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं। तो ये वो बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलने के अलावा कोई और काम ही नहीं। ब्राजील में सर। ब्राजील, जिस तरह आपने उसका फुटबॉल के हवाले से नाम सुना जी होगा, सर। बाकी और किसी खाते में नहीं है। एक सवाल जो आजकल आ रहा है वो ब्रिक्स के बारे में आ रहा है। वो सर ब्राजील, नॉर्थ रशिया, इंडिया, चाइना, इन्होंने एक जो कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। सर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये देखिए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक जनरल वो एक सवाल है, एक बड़ा पुराना एक सवाल है। वो एक पहले ही मेरे ख्याल से आपने इसको मेंशन किया था। ठीक है, ये जी आपका जो ज्योग्राफी वाला खाता है उसके अंदर मेंशन है, सर, लेकिन उसमें है जी ओवरऑल सर। अगर, हाँ उसके अंदर ये मेंशन है, लेकिन ओवरऑल ये सवाल अब पेपर में आता नहीं है। अच्छा ट्रेंड्स होते हैं ना वैसे, जब कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए, बार बार आ जाए, तो वो फिर नहीं आती, उस पर हमने एफर्ट अपनी जाया नहीं करनी। सर, ये जो हमें इम्तियाज शायद के पेपर पे लगाया हुआ है ना कुछ लोगों ने, यार ये बहुत ज्यादा है उसमें अगर चीजें पढ़ते हैं। देखें इम्तियाज, देखें डोगर है, एडवांस है, इनके पब्लिशर है। अगर आपने वो किताब याद करनी, हकीकतन आपको 4-5 साल लग जाए, ऐसे ही है सर, वो फिर बिल्कुल। भी याद नहीं होने। ठीक है, तो उन्होंने वो बुक ही ऐसी डिजाइन की है कि ना पढ़ा जाए तो ना कोई पास करे, तो बस सारे इसी में लगे रहे। सर डीमोटिवेशन है वो तो, सीधी सीधी। ऐसे ही है। तो उसके लिए बेस्ट जो हमसे बेटा वो यही है कि इंशाल्लाह अजीज जब आप इन चीज़ों को इस तरह कवर अप करेंगे तो अल्लाह खैर रखे, आपके एक टारगेटेड वे में, एक स्मार्ट वर्क के साथ आप चीज़ों को साथ साथ टारगेट कर रहे हो। राइट सर। सर जो बाइडेन किस स्टेट के हैं? जी, जो बाइडेन किस स्टेट जो वाले हैं? बात क्या प्राइम पूछे, अमेरिका, क्या है? यूएसए। अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बंदा है खुदा। नहीं नहीं सर, उसकी वो बर्थ किधर हुई थी सर, वो पूछ रहा यार बर्थ का सवाल पेपर में नहीं आता, फिर आप पूछेंगे किस हॉस्पिटल में बर्थ हुई, तो ये तो यार था। बहुत इन डेप्थ हो जाएगा। उसका बर्थ हमें नहीं रिक्वायर्ड मेरा बेटा, वो प्रेसिडेंट बना है तो हमें ये रिक्वायर्ड है कि वो प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका नंबर क्या है। ठीक यही तो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो चीजों को मतलब एफर्ट अपनी जाया ना करें। सर, सर यही उसके बात है सर, पार्ट हम डीप में चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब हम डीप में जाएं तो उन चीजों के डीप में जाएं जो हमें रिक्वायर्ड है। देखे ना, अभी हमने 1 घंटे में पूरी दुनिया के चक्कर लगा लिया। जी सर, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगर आप इसको इस तरह कवर अप करें तो ये वो चीजें जो हमें रिक्वायर्ड, ये तुम्हारा मकसद है। पेपर बनाने वाला भी नौशरवा इंसान है, और हमें पहले जी जी उनका सर, दिमाग ऑब्जर्व करना है कि वो पेपर कैसे बनाते हैं। तो बेटा जैसे वही पेपर बात है। बनाते हैं वैसे तैयारी करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जी जी सही। जस्ट लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ क्रिकेट मैच, तो आप कहते हैं ना कि वहाँ की पिच जो सी है, वहाँ पे बॉल स्पिन होती है, स्विंग होती है, या वहाँ पे फास्ट हम्म। बॉल जो सी वो सही तरह नहीं होती। ठीक है, तो जस्ट लाइक फॉर दैट आपने देखना एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उसके मुताबिक आपने तैयार करके जाना। तो सर खैर, उसके बाद ये पार्ट आपका अफ्रीकन कंट्रीज का है, इसमें से कोई सवाल नहीं आता, कैपिटल पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, फिर आपका ये मिडल ईस्ट आता है। प्रेजेंटली अगर कहीं कोल्ड वॉर जारी है तो मिडल ईस्ट में जारी है। मिडल ईस्ट में एक तरफ मोनार्की है सऊदी अरब में, दूसरी तरफ थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी थियोक्रेसी। उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो रिलीजन के नाम पे होती है, दैट इज इन ईरान। ठीक है, और जो मैंने कहा कोल्ड वॉर यहाँ पे जारी है, वो बेसिकली सीरियन का आपको पता है, यमन का पता है। यहाँ पे एक साइड पे ईरान सपोर्ट कर रहा होता है, दूसरी साइड पे सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा होता है। ये इनकी सेक्टोरियल वॉरफेयर है टू प्रमोट शियत एंड सुन्नियत। उसी के ऊपर इनका जो उनसे सारा ये जंग चल रहा है, जिसको आप कोल्ड वॉर बिटवीन दीज टू स्टेट्स कहते हैं यहाँ पे। और बैक एंड पे इनको अमेरिका और रशिया जो उनसे सपोर्ट कर रहे हैं। दिस पार्ट इज फुल ऑफ योर ऑयल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपके अरब में होती है, और दिस इज अ मेन की सोर्स फॉर देयर इकोनॉमी और फॉर देयर इनकम। सर दीज डेज ईरान तो सैंक्शंस है ना सर इस पे। है लेकिन उसको कोई मसला नहीं। सर फॉर अभी हम बाय कर सकते हैं ईरान से तेल या आप कर नहीं? ही रहे हैं छुपके से, ईरान को तो कोई परवाह नहीं ना। सर तेहरान का बॉर्डर इसलिए मशहूर है। हाँ जी, तो वो तो कोई नहीं, आप कर ही रहे हैं। कर सकते की बात नहीं है, आप में अगर जिगरा है तो आप कर रहे हैं, बस सिंपल यही चल रहा है आजकल। राइट सर। ठीक है, तो उसके बाद आप वापस जौन से ईरान से यहाँ पाकिस्तान में एंटर हुए, तो हमने दुनिया का एक चक्कर लगा लिया। अब मुझे बताएं पूरी दुनिया के बारे में कोई सवाल आपका। अराउंड द ग्लोब इन यू कैन से 45 मिनट्स। यस नौशरवा बेटा, ज्यादा डीप में नहीं जाना, जितना हमें रिक्वायर्ड है हमने वो करना है।
अब इसी तरह हम दुनिया का एक और चक्कर लगाने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में आप 2 सवाल कम से कम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जरूर देखते हैं। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के आपको नाम लिखवाने जा रहा हूं। आपकी असाइनमेंट ये कि इन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जो से वो कहाँ पे हैं, इनके मेंबर कितने, ये आपने देख लेना। पहले हेडिंग दे रहे नेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। यूरोपियन कंट्रीज जिनके कैपिटल करने हैं बेटा, वो ये जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर ये बाल्टिक स्टेट है, फिर यूक्रेन है, ठीक है, रोमानिया है। ये जो छोटी छोटी ये कंट्रीज आपको ईस्ट साइड पे यूरोप के नजर आ रहे हैं, इनके कैपिटल करने सिर्फ। अच्छा जी, आपके जो नेशनल लेवल पे जो उनसे 2 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जो आजकल के ट्रेंड के मुताबिक, एक का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो कश्मीर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी का नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जी सर। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, सार्क, जिस रीजन में आप मौजूद हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। उसके बाद आसियान, उसके बाद यूरोपीय यूनियन। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट रीजन की। आसियान ये आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सार्क ये आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन आपको बता चुका हूँ पहले यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल। ग्लोबल में सबसे पहले ओआईसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट क्वेश्चंस के मुताबिक है। यूएन, फिर उसके अंदर ट्रेड में बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ। अगर इकोनॉमी की आप हेडिंग दें, इकोनॉमी में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ। इकोनॉमी रिपीट कर दें। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। इसके साथ साथ अगेन जो ग्लोबल इकोनॉमी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, G5, G10, G20। फिर डिफेंसिव अलायंसेज हैं जिसके अंदर नेटो, उसके बाद ये इसी तरह पूरी दुनिया में एक और जो पुराने एक हो चुके हैं। आपको पता है कि ईरान ने पहले इसी तरह, जिस तरह नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, पहले भी एक अलायंस हुआ था, उसका क्या नाम था, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर था। ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपने ढूंढ के लाना। सॉरी सर, दोबारा बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, सीटो सेंटो अलायंसेस थे। अजरबैजान। नहीं, सीटो सेंटो अलायंसेस, सीटो सेंटो उनके नाम थे। ये इन्होंने पहले किए थे, ये इन्होंने अमेरिका वालों ने, जिस तरह नेटो इन्होंने बनाया ना, वो सीटो सेंटो थे। पाकिस्तान भी उनका मेंबर रहा था। ये भी डिफेंसिव अलायंसेस थे कि अगर किसी में एक पे हमला किया जाएगा तो सारे ही उसमें शामिल होकर उस पर अटैक कर देंगे, लड़ने को इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें G7 आएगी जिसमें B3W को बड़ा प्रमोट किया वो, गया। पर वो जमाना ऐसा नहीं है। वो आएगी, यू कैन से दैट इज क्लोजर टू इकोनॉमी। लेकिन अभी अगर उसमें देखेंगे जो 5 आए इन्होंने किया है ना, वो इस तरह का काम करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया सर। 5 आइज वाला जो आंसर है वो सही इस तरह काम है, सीटो सेंटो जैसा। G7 से तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमें मतलब बातों बातों में ऑर्गेनाइजेशन थी। नेटो तो आप देखिए ना, नेटो का तो है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं अभी। फिर
सबसे ज्यादा पेपर में जो सवाल आजकल आ रहा है दैट इज ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन जी कंट्रीज सर। की जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। राइट। फिर OBOR, BRI, ब्रिक्स, जो ब्रिक्स मैंने आपको बताया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका वो कलेक्टिव था। और ये जो 5 I जोन सा है ना, जो आप कलेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एक नई गेम खेल रहे हैं टू काउंटर चाइना। दोबारा रिपीट कीजिएगा। 5 Is, ये मोस्ट रिसेंट MCQs है पिछले महीने का। UN में से 2 उसके जो ऑर्गन्स हैं, पेपर में आपने बहुत दफा ICJ का सवाल देखा है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो उसमें ICJ और सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आपने देखे हैं टोटल मेंबर कितने, इनके ऑफिस कहाँ पे हैं, जो इनके हेड ऑफिस हैं, और जो इनको हेड कर रहा है या जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट वो कौन है। इसका सिर्फ आपने एक पेज पे इस तरह 1 पेजर बना लेना है और उसको आपने फिर जरूरत के तहत नजरसानी करते रहना है। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ चाहता है। कल का लेक्चर में हम स्पेसिफिकली CPAC से रिलेटेड MCQs कवर अप करेंगे और साथ ही हम अपने नोट्स की जानिब आ जाएंगे। फिर हम हर पार्ट में देखेंगे, जिस तरह ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में एक तो वो है कि जनरल जो चीज़ें अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, उसके अलावा कोई और इस तरह के कोई इंटरनल हुए वो उसको देखेंगे। फिर इस तरह इकोनॉमी से रिलेटेड जिस तरह GDP है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ें इनको हम देखेंगे जो जनरल लेवल पे जो पे जहाँ से सवाल आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हम इसी तरह कवर अप करेंगे। और मेन पर्पज यही है कि हम टारगेटेड वे में आपकी एफर्ट को रिड्यूस करें। तो कैसी क्लास रही है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। समझ आया कि सिर्फ इंटरेस्टिंग थी? जी नहीं समझ भी आया। समझ भी आया है। और किसी का कोई सवाल हो अब तक? कोई सवाल नहीं जी? सर G20 ने पिछले साल ना, जब इमरान खान ने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो कोई हम्म। उन्होंने डेप्थ रिलीफ दिया था सर, वो अगर कर सकते तो हैं दिया डिस्कस आप। दिया दिया था डेप्थ रिलीफ। वो बेसिकली वो दिया था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो कर्जों की एक साथ हैं वो 1 साल के लिए मौखर कर दी जाए कोविड की वजह से, वो ये दिया था। पर आपको वैसे जितना डेप्थ रिलीफ मिले आप उससे अगले डेप्थ में जा गिरते हैं। आपने फिर भी कर्जे IMF से भी, सऊदी अरब से भी, तो आपके कोई एक कर्जे थोड़ी है। जी बेटा, FI एक्ट भी इंक्लूड होगा। और FI एक्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। FI एक्ट से परेशान नहीं होना। FI एक्ट जो सा आपके मुफ्त के सवाल हैं। लास्ट ईयर जब हमने FI एक्ट करवाया था तो सारी दुनिया जो सी थी वो FI एक्ट जो सा कर रही थी, उससे एक सवाल भी नहीं आया था। और जो हमने 1974 का FI एक्ट करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक फाइल से एक क्लास से 10 सवाल आए थे। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको वो दिखा भी देता हूँ, बल्कि सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी तरह परेशान नहीं होना। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे पास मौजूद हैं। तो FIA जो है ना वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, डोंट वरी। ये देखें जी, इस एक्ट से सारे सवाल आपके पेपर में आए हुए थे। इंशाल्लाह ये जो आपका क्लास ग्रुप है उसके अंदर सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस होगी सारे नोट्स आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। ये FIA एक्ट है जिससे सारे सवाल थे। जी थैंक यू हमजा, फयाज, जजाकल्ला। और कोई सवाल किसी का? चलें, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सो फॉर्मली योर क्लासेस स्टार्टेड। आज की ट्रायल क्लास अब सबके लिए थी। कल से अब जो आपके ग्रुप में अटैच है वहाँ पे सारा आपकी फॉर्मल क्लासेस चलती जाएंगी। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, खुश रहें, अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़।